Assalamu alaikum student. In this lecture we will discuss about the bacteria, and this video is in the series of the various communicable diseases and the agents which are causing the communicable diseases. So this video is in the series update. So we have discussed virus and some of the diseases which are caused by the virus. Now we are moving towards the bacteria, and we will start by defining the bacteria. So bacteria are microscopic single-cell organism, prokaryotic organism that exist in their millions in every environment, both inside and outside of other organisms. सो नाउ लेट्स डिफाइन कि आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या है। एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं। आपके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ आपके एनिमल्स या जानदार जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड एनिमल्स। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड है। उनकी बॉडी या वो ओवरऑल उनका पूरा जो वो ऑर्गेनिज्म अगर हम उनको कंसीडर करें तो वो सिर्फ सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर नहीं है। जबकि जब हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे कि इंसान हो गया, प्लांट्स हो गए, तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद जो दूसरा टर्म यूज़ होता है कि दे आर प्रोकैरियोटिक। अब एक हमारे जो 5 किंगडम है उसमें एक किंगडम है जिसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा है। तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक किस चीज़ को कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। आपके जो न्यूक्लियस के जो नॉर्मल ऑर्गेनेल्स हैं, क्रोमोसोम है और उसके साथ डीएनए है, वो आपका वो सारा साइटोप्लाज्म में होता है। अलग से बाउंड्री नहीं होती एक न्यूक्लियस की। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और बैक्टीरिया क्या हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये तकरीबन हर किस्म के माहौल में जो है ना वो पाए जाते हैं। हर किस्म के माहौल में, चाहे वो माहौल एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन उस माहौल की क्यों ना हो। मतलब आप सपोज़ कर लें कि एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन, एक्सट्रीम हीट कंडीशंस। इवन जब आपका जो लोहार होता है वो एक लोहा गर्म करके जब उस लोहे के ऊपर हथौड़ा मार रहा होता है तो वो जो लोहा एक्सट्रीम हॉट होता है उसके ऊपर भी बैक्टीरियाज होते हैं। एंड बैक्टीरिया में एक सलाहियत कुदरती तौर पे है कि वो वक्त के हिसाब से अपने अंदर बहुत सारी अडाप्टेशंस भी करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सरवाइव करने के जो है ना वो आदी हो जाते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और बैक्टीरियाज को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहले जो प्लेनेट अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया दैट वर बैक्टीरियाज। उसके बाद फिर उसी में जैसे कि एवोल्यूशनरी जितने भी इवोल्यूशनरिस्ट हैं, चार्ल्स डार्विन है मशहूर इसमें। तो वो कहते हैं कि फिर जितनी भी इंसान या फिर जितने भी अपर ऑर्गेनिज्म जितने भी बने हैं, अगर उसको आप ट्रेस बैक करें तो जो इनिशियल जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया था। और बैक्टीरिया के हवाले से आपको बताऊं कि ये इतने ज़्यादा हमारे माहौल में होते हैं कि 1 ग्राम अगर आप मिट्टी का लेते हैं तो उसमें भी आपको 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल आपको मिलेंगे। और अगर आप 1 मिलीमीटर पानी फ्रेश वाटर अगर आप लेते हैं, 1 मिलीमीटर लेते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो उसमें भी आपको 1 मिलियन तकरीबन बैक्टीरियल सेल मिलते हैं। तो आप देखें कि हमारे माहौल में एक्सट्रीम से एक्सट्रीम और हर किस्म की एक्सट्रीम सिचुएशन में वो पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इवन हमारे अगर बैक्टीरियाज ना हों तो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो भी शायद इतनी स्मूथली ना हो सकें, और बहुत सारे एनिमल जो हैं वो उनमें बहुत सारे मसाइल आ जाएं अगर बैक्टीरियाज ना हो। बहुत सारे बैक्टीरियाज इंसान की गट में मौजूद होते हैं, इंसान की स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। जो बैक्टीरिया गट में मौजूद होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरियाज का एक काफ़ी वाइटल रोल है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनका जो रोल है वो नेगेटिव है। दे हैव द पॉजिटिव रोल एज वेल इन द होल इन्वायरमेंट, इन द एक्वाटिक इन्वायरमेंट, इन प्लांट इकोसिस्टम। इन इंसान का अगर आप कह लें उसमें भी उनका मेजर रोल है। अब अगर उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर या शेप की बात करें तो नॉर्मली कुछ शेप के हवाले से बताया गया है कि स्पायरल शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं।
اور टाइप्स इसके बहुत सारे हैं, इसके 30 तो इसके सिर्फ फाइलम हैं, बैक्टीरियाज के 30 फाइलम हैं। तो इसके बहुत सारे शेप्स हैं और बहुत सारे टाइप्स हैं और इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। अगर हम उस डिटेल में चले जाएंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ जो है ना वो टाइम उसी को एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। लेकिन ये कि हमारे पास जो बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए बैक्टीरियाज के हवाले से वो मैंने आपको प्रोवाइड की है कि ये बैक्टीरियाज हमारे होते हैं। और यही बस कॉमन ही लिखा हुआ है, बैक्टीरियाज आर एवरीवेयर, मोस्ट आर हार्मलेस, एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, और कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये चीज़ें हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो हम टीबी की जब बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपकी जो टीबी है वो एक बैक्टीरिया काज करता है जिसको मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके हवाले से कुछ WHO के स्टेटिस्टिक्स हैं, आपको वो बताना चाहूँगा। एक मिनट। तो एज़ पर WHO रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आपका इदारा है दैट इज़ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी ये रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने बताया है कि अ टोटल ऑफ 1.5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी इन 2018, और in 2018 an estimated 10 million people fell in tuberculosis worldwide, कि एक 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों की जान गई टीबी की वजह से, और 10 मिलियन लोग जो है वो टीबी से अफेक्ट हुए हैं 2018 में। 2018 अब ये आज से कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, आज से 2 साल पहले की बात है। आज दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, पता नहीं कहाँ पे जा रही है, और ये जो एक पुराने किस्म की बीमारी ये आज तक परसिस्ट करती है, और 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से मरे हैं। दिस इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर। और इसको जो है वो टॉप 10 जो है वो जो अमवात का असबाब जो होते हैं, जो वो बीमारियाँ जो अमवात का सबब बनती हैं, ये उस टॉप 10 लिस्ट में भी है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपके साथ कुछ WHO के स्टेटिस्टिक्स शेयर किए। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक फंक्शनलिटी के ऊपर कि ये कैसे फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन विथ अफेक्टेड विथ ट्यूबरकुलोसिस और थ्रोट जो है ना वो थ्रोट प्रॉब्लम हो उसको, तो सिंपली जो पर्सन अफेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से, जब वो खांसता है या छींकता है उस किसी भी अपने माहौल में, तो फिर ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिम्टम्स कौन सी हैं टीबी की? वो कौन सी हैं? अ बैड कफ दैट लास्ट 3 वीक्स आर लॉन्गर, एक ऐसी खांसी जो कि मुसलसल चले। एक तो नॉर्मली ये होता है कि सम टाइम हम धुआं आ गया या मट्टी ज़्यादा है तो इंसान खांस लेता है, और दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल कि ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जब आपकी खांसी जो है ना वो परसिस्ट कर जाती है और काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। तो आपकी वो खांसी जो 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक रहे, ये इसकी एक बहुत ही बड़ी और बहुत अहम सिम्टम है जो कि हमें ये वाज़े करती है कि एक बंदे को मोस्ट प्रोबेबली ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। और फिर वेट लॉस, मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे पेशेंट्स को जो कि टीबी से अफेक्टेड होते हैं, बिल्कुल वो कमज़ोर से होते हैं, बिल्कुल सूखे लकड़ी की तरह होते हैं, वो ज़्यादा खा नहीं सकते, और उनको तो वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख ही नहीं लगती तो खाएंगे कैसे, तो ज़ाहिर बात अल्टीमेटली आपके कमज़ोर होंगे। बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस के साथ होती है, ब्लड के साथ होती है, क्योंकि ये जो आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये आपके लंग्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि आपका जो ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन ले रहा होता है आपका लंग्स से, तो एक जगह होती है जहाँ पे ब्लड का और कांटेक्ट होता है लंग्स के साथ, और वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही होती है। तो वहाँ से आपका अगर लंग्स डैमेज होते हैं तो आपका ब्लड जो है वो फिर लंग्स में आ जाता है, फिर वहाँ से एक पूरा रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब जिसको टीबी होती है तो देयर आर मोर चांसेस कि वो जब खांसेगा तो उसको उस खांसी में खून भी आता है, ये भी एक मेजर सिम्टम है उसकी। और ज़ाहिरी बात है म्यूकस
मोस्ट प्रोबेबल आपका एक तो म्यूकस इज़ द बेसिक साइन। आपका अगर खांसी के साथ म्यूकस आ रहा है तो इट मीन कि दिस इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़। उसके बाद ज़ाहिरी बात है कमज़ोरी होती है, बुखार होता है, रात को पसीने आते हैं, ये सारी भी आपकी जो है ना वो सिम्टम्स हैं आपकी ट्यूबरक्लोसिस की। चलें एक और डिज़ीज़ के ऊपर आते हैं, वोपिंग कफ, जिसको पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। यह भी एक सीरियस किस्म की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और किस वजह से होती है, एक बैक्टीरिया की अक़साम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसकी वजह से ये वोपिंग कफ होती है। बहुत ही शदीद खांसी होती है, मतलब इंसान वो हम टिपिकली हम महावरतन कहते हैं कि इंसान जो है ना वो मुंह बंद ही नहीं होता। इंसान इतना खांस रहा होता है, फ्रीक्वेंटली इतना खांस रहा होता है कि वो उसका जो है ना वो मुंह बंद ही नहीं होता। तो ये जो है इन्फेक्शन कॉजेज वायलेंट अनकंट्रोलेबल कफिंग दैट कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ये इतनी कफिंग ज़्यादा कराता है कि इंसान को सांस लेने में एक शदीद किस्म की दुश्वारी हो जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कफ चल रही होती है। अर्ली सिम्टम्स इसकी कौन सी हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड की तरह की इसकी सिम्टम्स हैं, और इसमें नाक का बहना और खांसी तो होती ही होती है और बुखार भी, ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। वोपिंग कफ इज़ हाईली कंटेजियस bacteria can become airborne when an infected person coughs, sneezes or coughs and can quickly spread to others। अब ये फैलती कैसे है कि आपकी हाईली कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब यही है कि कम्युनिकेबल, मतलब कि इतनी तेज़ी से जब कोई डिजीज़ फैले तो हम उसको कहते हैं कंटेजियस। और कोई चीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले तो भी उसको हम कंटेजियस बोलते हैं। तो अब ये जब भी कोई बंदा जिसको वोपिंग कफ है वो जाके किसी माहौल में खांसता है या छींक मारता है या वो ज़्यादा ज़ोर से हंसता है तो भी वो उस बंदे से वोपिंग कफ ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे बंदे में। चले फाइनल डिजीज़ जो है कोलरा बैक्टीरिया के हवाले से, जो कि बैक्टीरिया काज करते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलरा इज़ कास्ड बाय द बैक्टीरिया नेम्ड एज विब्रियो कोलरा। It is an acute diarrheal disease that affects the intestine and can kill vulnerable patient within a few hours। कोलरा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसान को एक्यूट डायरियल है, मतलब शदीद और अचानक से इतने आपकी बॉडी उल्टियाँ और मोशंस इतने लूज़ मोशन हम सिंपली उनको कहते हैं, इतने होना शुरू हो जाते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल उस बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती क्योंकि उस मोशंस और उन वोमिटिंग की वजह से आपका क्या होता है कि जितने भी बॉडी में सॉल्ट इनटेक होता है, जितना सॉल्ट आपकी बॉडी को पूरी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सारा का सारा वो निकल जाता है। और वल्नरेबल पेशेंट, ऐसे मरीज़ जो कि कमज़ोर होते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि जितने ऐसे काफ़ी सारे अमीर लोग होते हैं वो आमतौर पे बड़े कॉशियस होते हैं और वो अपने बड़े प्रिकॉशंस लेते हैं। और कभी अगर उनका कोई ऐसी जगह से पाला पड़ जाए कि उसको वहाँ पे जाके कोई वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं हो और फिर वो कोई कंटेमिनेटेड पानी यूज़ करते हैं तो फिर तो उनका जो है ना वो बड़ा मसला हो जाता है। उनको पेट में शदीद किस्म का पेन शुरू होता है और फिर वो आपका वो पेन जो है वो एक आगे जाके एक शदीद किस्म की डायरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बहुत सारे जो है ना वो फिर वो कंटिन्यूसली अगर उसको एकदम से ट्रीट न किया जाए, उसको ORS न दिया जाए, तो देयर आर मोर चांसेस कि वो जो हैं वो उसकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। WHO ने अंदाज़ा लगाया है कि 3 to 5 मिलियन केसेस कोलरा के वो हर साल जो है वर्ल्ड वाइड होते हैं और 1 लाख से 1,20,000 तक कोलरा की वजह से पूरी ग्लोबल लेवल पे डेथ्स भी होती हैं। और इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, जो ज़्यादातर जो डेथ्स हैं कोलरा से रिलेटेड वो आपकी वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें, क्योंकि उनके पास रिसोर्स इतने नहीं होते। दूसरी ये कि बच्चों में ज़्यादा होती है, बच्चों का इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक होता है तो जो भी कोई इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा लग जाता है। आप देखेंगे बच्चों को एकदम से जब कॉलर लगता है तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि पड़े रहते हैं, उनमें कोई वो कहते हैं कि कोई जान ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो छोटे होते हैं, ऊपर से उनके ऊपर इतना सेवियर अटैक होता है लूज़ मोशन की वजह से, उनमें कोई सॉल्ट इंटेक तो रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो अगर उनको जल्दी से ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। कोलरा भी पर्सन टू पर्सन फैलती है। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहूँगा अपना कोलरा के हवाले से। कोलरा इज़ एन, ये भी WHO का आप देख लेंगे, WHO के स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
cholera is an acute diarrheal disease that can kill within hours if left untreated. وہی بات جو میں نے کہی کہ اگر اس کی جلدی سے اس کو اگر آپ اس کا حل نہیں نکالیں، اس کو پیشنٹ کو آپ نہیں لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو یہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے نا وہ پیشنٹ کی جان لے سکتی ہے. ریسرچرز جتنے ہیں، انہوں نے تحقیق کرنے والے بندے، انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہر سال 1.3 ملین سے لے کے 4 ملین تک کالرا کے کیسز پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور 1,40,000 تک ڈیتھس بھی ہوتی ہیں. 80% ٹریٹمنٹ اس کی پاسبل ہے. سمپل او آر ایس ہے، وہ جو عام طور پہ اویلیبل ہوتا ہے اسٹورز پہ، ابھی ہو سکتے ہیں 10 روپے کا ہو گیا، پہلے 5 کا تھا، تو کامنلی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اگر کسی کو فریکوینٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو فریکوینٹ لوز موشن ہو گئے ہیں، تو جب تک آپ اسپتال اس کو پہنچائیں اس سے پہلے ایک او آر ایس اس کو پانی میں ڈال کے دے دیں، تاکہ وہ تھوڑا سا اس میں کوئی جان باقی رہے، اور اس کو ایک دم سے آپ اسپتال پہنچائیں. اگر ود ان آورز آپ اس کو نہیں پہنچاتے، دیر آر مور چانسز کہ اس بندے کی ڈیتھ جو ہے نا وہ ہو جائے. تو یہ جو آج کے لیکچر میں ہم نے 3 ڈیزیز جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور کولرا جس میں آ گیا، ٹی بی آ گئی، اور ہماری ووپنگ کف آ گئی جس کو ہم پرٹیوسز بھی کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی، اور بیکٹیریا کے حوالے سے جنرل چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے گا. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کبھی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تھرو اینی مین، تھرو ای میل، تھرو نمبر، اور ایون یو کین کمنٹ آن دس لیکچر. اللہ حافظ.